हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है मांग की लोच की एप्लीकेशंस कराई थी। मे बी आपने वो वीडियो जो है अच्छे से देख ली होगी, उसको घोल कर आपको पी जाना है। आज जो है इस चैप्टर के अंदर हमारा मांग की लोच तो हम पूरी की पूरी कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पूर्ति की लोच। पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है, पूर्ति की कीमत लोच की क्या क्या श्रेणियां होती हैं, और पूर्ति की कीमत लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और पूर्ति की लोच को जो है हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक के ऊपर कर्व भी आपको बनाने के लिए आ जाता है, साथ के साथ पूर्ति की लोच पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है चांसेस ज्यादा हैं आने के। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो बीकॉम बीए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वीएसटी अर्थशास्त्र जो है उनके पास सिलेबस में है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि पूर्ति की कीमत लोच आखिर है क्या। कह रहा है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का माप है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मांग का नियम है। मांग का नियम आपको ये तो बता देता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ी और कितनी घटी ये नहीं बताता, उसके लिए मांग की कीमत लोच है। और ऐसी गाइस बिल्कुल सिमिलर पूर्ति की कीमत लोच है। भाई पूर्ति का नियम आपको ये तो बता रहा है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ रही है और कीमत घटने पर पूर्ति घट रही है, लेकिन ये आपको ये नहीं बताता कि कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हमें जो पढ़ना पड़ता है उसको कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, अब जैसे मांग की जो है 5 श्रेणियां होती हैं, ऐसी इसकी भी जो है गाइस 5 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली जो श्रेणी का नाम है वो है पूर्ण बेलोचदार पूर्ति। पूर्ण बेलोचदार पूर्ति किसको कहते हैं और कैसे इसका जो है कर्व बनता है, देखिए गाइस। पूर्ण बेलोचदार पूर्ति मतलब ES इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी अगर 0 है उसको पूर्ण बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब कीमत बढ़ने से या कीमत घटने से, कीमत बढ़ने से या कीमत घटने से जब पूर्ति में कोई भी चेंज नहीं होता, पूर्ति पहले जितनी थी अब भी जब उतनी ही रहती है, उसको पूर्ण बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे 10 पे भी 100 थी, कीमत बढ़ गई तब भी 100 ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पूर्ति की जो लोच है वो बेलोचदार है। कैसी है? बेलोचदार है, और बेलोचदार को कहते हैं ES इज इक्वल टू 0। ये इसकी सबसे पहली श्रेणी है। दूसरी जो है वो है इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार का क्या मतलब होता है? इकाई से कम लोचदार का गाइस ये मतलब होता है कि जितना आपकी कीमत में परिवर्तन हुआ है ना, उससे कम परिवर्तन जो है पूर्ति में होता है। जब आपका कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो ज्यादा हो जाता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से, तो ऐसी सिचुएशन में जो कीमत लोच होती है उसको कहते हैं इकाई से कम लोचदार, ES लेस देन 1। ठीक है, यहां पर आप देखो 10 से 20 कितना चेंज आया, 100% का यहाँ पे जो है चेंज आ गया, लेकिन यहाँ आप देखोगे यहाँ केवल 50% का चेंज आया है। चेंज कैसे निकालते हैं ये भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल कर दिखा रखा है। देखिए 10/10 इंटू 100% आ जाएगा, और इसका भी मैंने आपको निकाल के दिखा रखा है। तो गाइज इसमें 100% का चेंज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 100% का, और यहाँ पर आ रहा है 50% का। कीमत में ज्यादा आ रहा है, पूर्ति में कम आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। और कर्व कैसे बनता है जी? कर्व बनेगा जी कुछ इसका इस तरीके से। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी तीसरी श्रेणी की। तीसरी जो श्रेणी होती है उसे कहते हैं इकाई के बराबर। इकाई के बराबर का क्या मतलब है कि जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। आप देखो 10 से 20, 100 से 200, यहां पर भी 100% का चेंज आया, यहां पर भी 100% का चेंज आया। जब आपका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो बराबर होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन के, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोच होती है वो किसके बराबर होती है? वो 1 के बराबर होती है।
पूर्ति की जो लोच है वो कितनी आएगी, वो आएगी 1। ठीक है, जब दोनों का प्रतिशत परिवर्तन सेम होता है। कर्व कैसे बनेगा, बिल्कुल ओरिजिन से होता हुआ आपका जो है जाता है, अगर हम कर्व को बढ़ा देते हैं तो। बात करते हैं अगर इसके तीसरे की, इकाई से चौथे की, इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का जो है क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि जब आपका जो है कीमत का परसेंटेज जो है कम रह जाता है पूर्ति के परसेंटेज से, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोच होती है उसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं, ES ग्रेटर देन 1। और अगर मैं कर्व को शिफ्ट कर दूं तो ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये नेगेटिव एक्सिस पर जो है इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी, ये अभी आपका जो है मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं, आपको जो है जब हम इसका बिंदु विधि करेंगे तो वहां पर जो है ये आपको हेल्प करेगा। इसके कर्व आपको एक एक ध्यान रखने, घोल कर पी जाने हैं। पूर्ण लोचदार की अगर हम बात करें ये क्या होता है, ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब कि जब कीमत में कोई भी चेंज नहीं आता लेकिन पूर्ति फिर भी बढ़ती और घटती रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पूर्ति की लोच होती है वो कैसी होती है, इन्फिनिटी। कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी 20 थी अब भी 20 है, लेकिन पूर्ति जो है वो बढ़ रही है और घट रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी लोचदार। ठीक है भाई, पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है, जो आप मेजर करती है कीमत बढ़ने से और कीमत घटने से पूर्ति कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 तरीके की श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सेम जैसे मांग की होती है। ठीक है जी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसको जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। देखिए तो भैया, पूर्ति की लोच को जो है 6 फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है उसका नाम है उत्पादन लागत में परिवर्तन। उत्पादन लागत में परिवर्तन का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, बहुत ही ध्यान से सुनना है, अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और उत्पादन बढ़ने से आपकी लागत बढ़ रही है, तो गाइज इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है 5 रुपए का बिकता है, 4 रुपए का बनता है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1 का। अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर मान लो जो पेन 4 का बन रहा था अगर 3 का बने तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का बने तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जैसे गाइज मेरी कॉस्ट घटती रहती है, प्रॉफिट जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे मेरी कॉस्ट मैक्सिमाइज होती रहती है वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज होता रहता है। तो गाइज अगर आपका उत्पादन बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो ऐसी उसमें जो पूर्ति होगी वो बेलोचदार होगी। जो पूर्ति की जो लोच होगी वो कैसी होगी, बेलोचदार होगी। क्यों, क्योंकि आप अधिक लाभ कमा ही नहीं सकते। भाई अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आप प्रोड्यूसर को चाहिए होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से कमाएगा जब कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऐसी इसमें जो लोच होती है वो होती है बेलोचदार। लेकिन गाइज अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ रही है तो ऐसी सिचुएशन में लोच कैसी होगी, लोचदार। ठीक है, अधिक लोचदार। बेलोचदार को कहते हैं कम लोचदार और अधिक लोचदार को लोचदार भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है गाइज वस्तु की प्रकृति। वस्तुएं गाइज 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है गाइज डेली रूटीन की नाशवान वस्तुएं, जैसे दूध, ब्रेड, अंडे, सब्जियां, ये सारी। इसका गाइज हम स्टॉक नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये खराब हो जाती है, इसके मूल्य में अंतर आ जाता है। तो गाइज जिसका हम स्टॉक नहीं रख सकते उसकी जो लोच होती है वो होती है बेलोचदार, और जिसका हम स्टॉक रख सकते हैं जैसे जूते, कपड़े, घड़ियां, ये सारी, इसका हम स्टॉक रख सकते हैं तो इसलिए इसकी होती है लोचदार। ठीक है, अधिक लोचदार। ठीक है, फिर है तीसरा समय अवधि। समय अवधि में पहले भी बता चुका हूं 2 तरीके की होती है, एक होती है अल्पकाल, एक होती है दीर्घकाल। ठीक है, अल्पकाल का मतलब है टाइम पीरियड कम है। तो गाइज अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर इतनी जल्दी पूर्ति को बढ़ा घटा नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है। और अगर दीर्घकाल होता है तो दीर्घकाल में होती है अधिक लोचदार, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, टाइम ज्यादा होता है और अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली पूर्ति को जो है वो बढ़ा घटा सकता है। ठीक है जी,
तो भैया ये है समय अवधि। अल्पकाल में जो है कैसी होती है, बेलोचदार। दीर्घकाल में होती है लोचदार, अधिक लोचदार। फिर है उत्पादन तकनीक की प्रकृति। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है दो तरीके के होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो या पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो गाइज अगर आप जो है नई टेक्नोलॉजी का जो है यूज करा है, विशेष तकनीक आपने जो है और आपने जो है कैपिटल लगाई है, बहुत सारी मशीनें वगैरह लगा दी हैं, अगर आप उस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करते हो तो गाइज आपकी जो पूर्ति है, जो पूर्ति की जो लोच है वो बेलोचदार होगी, क्योंकि आप इतनी जल्दी कीमतों में बदलते हुए आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गाइज अगर आपने ऐसी कोई भी नई साधारण से बिल्कुल प्रोडक्शन करी है, कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज नहीं करा है, तो जैसे जैसे कीमत में चेंज आएगा आप वैसे वैसे जो है अपनी पूर्ति में चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने साधारण तकनीक का यूज करा है तो पूर्ति जो है लोचदार होती है, लेकिन अगर आपने नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करा है तो पूर्ति वहां पर बेलोचदार होगी, क्योंकि आप इतनी जल्दी पूर्ति को जो है चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाओं की उपलब्धि। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भाई आपको रॉ मटेरियल, बिजली, श्रम, ये सारी चीजें भी तो चाहिए होंगी। अगर ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध ही ना हो, अवेलेबल ही ना हो, तो आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे। तो गाइस अगर आपके पास रॉ मटेरियल, बिजली, लेबर, ये सारी चीजें नहीं है तो पूर्ति कैसी होती है, तो पूर्ति जो है बेलोचदार होगी अगर नहीं है, और अगर है तो कैसी होगी, तो लोचदार होगी। ठीक है जी। अब है बात कि अगर अगला पॉइंट है जोखिम उठाने की तैयारी। जोखिम उठाने की तैयारी का क्या मतलब होता है गाइज, कोई भी बिजनेस हो, जो व्यापारी होता है भाई पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाता है, लॉस उठाता है, सिंपल सी बात है, रिस्क उठाता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, यही चलता है। तो गाइज अगर जो प्रोड्यूसर है, जो उद्यमी है, वो अपने बिजनेस का जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो पूर्ति कैसी होगी, तो पूर्ति होगी लोचदार, अधिक लोचदार। और अगर वो उठाने के लिए तैयार नहीं है रिस्क, तो कैसी होती है, तो कम लोचदार या बेलोचदार भी कह सकते हो। ठीक है। तो पूर्ति की लोच को या पूर्ति की कीमत लोच को 6 फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। कब अधिक लोचदार होती है, कब कम लोचदार होती है, ये आपको जो है इसके अंदर लिख कर आना है। कम लोचदार और अधिक लोचदार जरूर लिख कर आना है, बच्चे यही नहीं लिख के आते हैं, इसके अलावा सब कुछ लिख कर आ जाते हैं और नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 6 फैक्टर। एक चीज और रह गई है कि अब पूर्ति की लोच को कैसे कैसे जो है मेजर करते हैं वो देखिए। सो गाइज पूर्ति की कीमत लोच को मापने की भी 3 तरीके की विधि होती है। सबसे पहली जो होती है प्रतिशत विधि, दूसरी जो होती है वो होती है ज्यामितिक विधि, तीसरी जो होती है चाप विधि। ठीक है। जिसमें से आपको जो है प्रतिशत विधि और ज्यामितिक विधि बहुत ही अच्छे से कर जानी है। ठीक है। और चाप विधि जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मांग की आपको कर जानी है। पूर्ति की मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मांग की तो जरूर कर जानी है। पूर्ति का आपका जो है इतना आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है। वैसे आपका होगा भी नहीं, टॉपिक आपको मिलेगा भी नहीं, ये मैंने फिर भी लेकिन ऐड कर दिया है। ऑनर्स वगैरह के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जो है चाप विधि का मिल जाता है कभी कभार, बट आएगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम डिस्कशन करते हैं कि प्रतिशत विधि क्या होती है। बिल्कुल सिमिलर मांग वाला ही है जो मांग की होती है। भाई प्रतिशत विधि क्या है, प्रतिशत विधि जो है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का क्या है, अनुपात होता है। ठीक है। और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ES इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P0 Q0। अब की बार ये जो Q है, Q अब की बार पूर्ति को डिनोट कर रहा है, ना कि मांग को। और यहां पर जो है P0 क्या है, पुरानी कीमत, Q0 क्या है, पुरानी पूर्ति। ठीक है। डेल्टा P क्या है, वही P1 अपॉन में P0 नई कीमत, पुरानी कीमत, और डेल्टा Q क्या है, Q1 अपॉन में Q0 नई पूर्ति, पुरानी पूर्ति। ठीक है। इस पे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है इसकी पूर्ति निकलती है। ठीक है। मान लीजिए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर जो है मान लीजिए 5 रुपए पर, एक प्रोड्यूसर 5 रुपए पर जो है 100 इकाइयां बेचता है किसी भी वस्तु की। अब कीमत अगर बढ़ गई,
कीमत बढ़कर जो है 10 रुपए हो गई, तो वो जो है वो जो है अब उस वस्तु की जो है 200 इकाइयां बेचता है, क्योंकि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर लोच निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरे को लोच निकालनी है, सबसे पहले तो डेल्टा पी चाहिए, P1 अपॉन में P0 कितना हो जाएगा 5, फिर डेल्टा क्यू भी चाहिए 200 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, इस वाले में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई P0 Q0, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आंसर मेरा कितना आ गया? आंसर मेरा आ गया 1। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहला प्रतिशत विधि, पूर्ति की कीमत लोच प्रतिशत विधि, लिखने का इसमें ज्यादा मैटर नहीं है। आपको अगर लिखने के लिए आ जाए, इसी फॉर्मूले को आपको इलेबोरेट कर देना है कि भाई प्रतिशत विधि के अंदर क्या होता है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बीच का अनुपात होता है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आप एक्सप्लेन करके दिखा दोगे, और एक ऐसे क्वेश्चन करके दिखा दोगे, ये सारी चीजें इसको इलेबोरेट करके दिखा दोगे। आपकी बुक में भी इतना ही लिखा होगा, 10 ईयर वगैरह जो भी आपके पास, प्रतिशत विधि के अंदर आपके पास ज्यादा लिखने के लिए नहीं है। ठीक है जी, तो ये इसका सबसे पहला मेथड है प्रतिशत विधि का। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मेथड की, जिसका नाम है ज्यामितिक विधि। गाइज, पूर्ति की कीमत लोच के अंदर ज्यामितिक विधि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस विधि को घोल कर पी जाना है, इसमें से कोई भी आए या ना आए, लेकिन ज्यामितिक विधि के ऊपर आपका क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आता ही आता है। अब ये क्या है, इसको वही बिंदु विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे निकलता है, देखिए। तो भैया ज्यामितिक विधि जो है क्या होती है गाइज, इसके अंदर जो है 3 तरीके के केस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, 3 केस होते हैं इसके अंदर। कोई सा भी केस जो है एग्जाम में आ सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर केस नहीं आता, अगर वो कह रहा है ज्यामितिक विधि ही बताइए क्या होती है, तो आपको जो है इसमें पूरा इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि ये क्या है, फिर जो है मुद्दे पर आते हैं। कह रहा है क्योंकि पूर्ति वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर पूर्ति की लोच मापने के लिए ज्यामितिक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को बिंदु विधि भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो वही मुद्दा कह रहा है ये, जैसे कि मांग के अंदर कहता है कि भाई जैसे कि ये मांग वक्र होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मांग की लोच निकालनी हो तो मैं बिंदु विधि से निकालता हूं। ठीक है, और ऐसे कह रहा है ये सप्लाई के अंदर भी है। अगर सप्लाई कर्व पर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लोच निकालनी हो तो आप किस मेथड का यूज करोगे, आप बिंदु विधि, जिसका नाम ज्यामितिक विधि है, उस मेथड का जो है आप यूज करोगे। ठीक है, तो अब आपको ये क्या कह रहा है देखते हैं आगे। कह रहा है यह विधि सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर स्थित बिंदु पर पूर्ति की लोच को मापती है। जो एक सीधी रेखा वाला पूर्ति वक्र होता है, बिल्कुल सेम मांग जैसे ही। इस विधि को रेखा चित्र की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। इस विधि में समतल खंड को पूर्ति की मात्रा से भाग देकर पूर्ति की लोच निकाली जाती है। सूत्र रूप में ES इज इक्वल टू समतल खंड अपॉन में प्रारंभिक पूर्ति। अब ये क्या कह गया, समतल खंड और प्रारंभिक पूर्ति। जैसे उसका तो होता है मांग वक्र का निचला भाग, मांग वक्र का ऊपरी भाग, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है समतल खंड को प्रारंभिक पूर्ति से जो है भाग कर दोगे तो आप जो है आंसर निकल जाएगा। देखिए ये समतल खंड क्या होता है, कह रहा है पूर्ति वक्र बढ़ाने पर एक्स अक्ष को जहां काटता है, एक्स अक्ष का वह भाग क्षैतिज या समतल खंड कहलाता है। गाइस, इसके अंदर 3 तरीके के केस होते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कौन कौन से केस होते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको जो है पीछे 5 श्रेणियां बताई थी। ठीक है, जैसे कि सप्लाई कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, इसको टच नहीं करना, अभी फिलहाल मान लो ये टच नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है अगर आपको लोच निकालनी है, मान लो मुझे इस बिंदु पर लोच निकालनी है। ठीक है, मैं इसको मान लीजिए नाम दे देता हूं R। ठीक है, एक सीधी रेखा वाला पूर्ति वक्र है और मुझे इस बिंदु पर लोच निकालनी है, तो मुझे इस बिंदु पर लोच निकालने के लिए मैं पहले इस कर्व को बढ़ा दूंगा। तो जब मैंने बढ़ाया तो ये इसके ओरिजिन पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है,
अब ये अगर इसके ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब कह रहा है जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है ना उसका निचला भाग वही समतल खंड है। तो समतल खंड क्या है इसका OX, और पुरानी पूर्ति कितनी है, प्रारंभिक पूर्ति वो भी OX ही है। तो गाइज अगर मैं उस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो आएगा OX अपॉन में OX, और कितना आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है गाइज कि कोई भी पूर्ति वक्र जो अगर उसको बढ़ाने पर अगर वो मूल बिंदु से टच हो रहा है, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो गाइज ऐसी सिचुएशन में जो पूर्ति की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मुझे इस पॉइंट पर लोच निकालनी है, ठीक है, ये एक पूर्ति वक्रता R, मुझे इस पर जो है लोच निकालनी है। तो लोच निकालने के लिए मैंने पहले फिर इसको बढ़ा दिया। अब की बार गाइज ये ओरिजिन पे नहीं, अब की बार जो है देखिए मैंने जब इसको बढ़ाया तो ये इसको यहां पर कट कर रहा है। ठीक है, कहां पर कट कर रहा है, T पॉइंट पर कट कर रहा है। तो समतल खंड क्या होगा, समतल खंड का मतलब होता है जब मैंने पूर्ति वक्र को बढ़ाया तो गाइज ये एक्स अक्ष को कहां पर टच कर रहा है, ये जो TX है ये इसका समतल खंड है, और प्रारंभिक पूर्ति क्या है OX। ठीक है, तो गाइज मैंने जब यहाँ पे पुट करा TX अपॉन में OX, आप खुद बताओ बड़ा कौन है, TX बड़ा है या OX बड़ा है। सिंपल पता चल रहा है OX बड़ा है। तो गाइज OX अगर बड़ा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 लिख दिया और ऊपर 3 लिख दिया, तो आंसर 1 से छोटा आता है जब भाई नीचे वाला अगर बड़ा है तो भैया सिंपल सी बात है, अगर मैंने पूर्ति वक्र को बढ़ाया एक्स अक्ष की तरफ और वो जो है उसके धनात्मक अक्ष पर उसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के धनात्मक अक्ष पर अगर वो उसको कट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोच होती है वो 1 से कम होती है, इकाई से कम होती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं तीसरे वाले की, कि अगर मान लीजिए देखिए, अब मान लीजिए मैंने जो है पूर्ति वक्र को बढ़ाया। अब मैंने जब पूर्ति वक्र को बढ़ाया तो वो ना तो ओरिजिन पे आया ना इधर आया पॉजिटिव पे, अब की बार वो उसको नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका समतल खंड क्या होगा, इसका समतल खंड होगा ये TX, और प्रारंभिक पूर्ति क्या है OX और ये है TX, तो ये हो गया TX अपॉन में OX, और आप खुद ही देखो बड़ा कौन है, बड़ा है TX। जैसे मान लो TX मैंने ले दिया 4 और ये ले दिया 3, तो कट करेंगे तो आया 1.3। तो भाई सिंपल सी बात है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया इकाई से अधिक। कौन सा हो गया ये हो गया आपका इकाई से अधिक। तो भाई इसके अंदर जो है 3 तरीके के केस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है 3 तरीके के केस होते हैं, इकाई से कम, इकाई के बराबर और इकाई से अधिक। अगर ओरिजिन से होकर जा रहा है यहां पर तो 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अगर धनात्मक एक्सिस पे कट कर रहा है एक्स के तो 1 से क्या होता है, कम होता है, और अगर ऋणात्मक पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस के तो 1 से क्या होगा, अधिक होता है। ये आपको इसके अंदर लिख कर आनी आ सकती है, तो आपको एक ही बनाकर आनी है। अगर वो सारी की सारी पूछ ले कि भाई इसका पूर्ति की लोच की इस वाली विधि को बताइए, तो फिर आपको केवल इसी विधि को आपको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गई आपकी इसकी दूसरी विधि। अब बात करते हैं इसकी तीसरी विधि की, जिसका नाम है जी चाप विधि। क्या नाम है इसका, इसका नाम है जी चाप विधि। तो चाप विधि का जो फॉर्मूला होता है गाइज, वो होता है ES इज इक्वल टू, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। ये जो है किसका फॉर्मूला है, ये जो है फॉर्मूला है इसका चाप विधि का। ठीक है, अब ये P1 P2 Q1 Q2 ये क्या है, 0 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर 0 लिखना चाहते हो तो 0 भी लिख सकते हो। देखो जो P1 है वो क्या है, P1 ये होता है प्रारंभिक कीमत। ठीक है, ये प्रारंभिक कीमत है, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, ये है प्रारंभिक पूर्ति। ऐसे ही ये जो P2 है ये है नई कीमत, यहां लिख देता हूं मैं आपको, नई कीमत, और Q2 जो है वो क्या है, नई पूर्ति। ठीक है, ये जो है इसका आपका फॉर्मूला है
चाप विधि का। ये मांग वाला गाइस मांग वाले से ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कहीं आप बिल्कुल वाला लगा रहे हो कि ये क्या आ गया इसके अंदर, वो उसका तो वैसे था, इसका गाइस दोनों बहुत ही ज्यादा अलग अलग हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है। ऑनर्स में ये फिर भी हो सकता है, प्रोग्राम में तो ये शायद ही होगा। मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी भी चीज के मान लीजिए प्राइस जो है वो जो है मान लीजिए 20 रुपए से बढ़कर मान लीजिए 40 हो गए। 20 से बढ़कर कितने हो गए? 20 से जो है 40 हो गए। उस टाइम पर पूर्ति जो है वो मान लीजिए 10 से बढ़कर 15 हो गई, ठीक है। और मुझे इस वाले मेथड से जो है निकालना है पूर्ति की लोच। तो कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं निकालूंगा ES इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, 10 माइनस 15 अपॉन में 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2, 20 प्लस 40 अपॉन में 20 माइनस 40, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी मेरा माइनस का 5 अपॉन में 25 इंटू में 60 अपॉन में माइनस का 20। माइनस से माइनस कट गया सबसे पहले, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और 5 एकम 5 पचम 25, 2 एकम 2 2 तिया 6, क्या आ गया जी 3/5, और ये आ गया आपका 0.6 आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आ जाता है कि चाप विधि बताइए तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, इसको एलैबोरेट कर सकते हो कि ये है, एक क्वेश्चन कर कर उसको आप सॉल्व कर कर दिखा सकते हो, ठीक है। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है? पूर्ति की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं? पूर्ति की कीमत लोच को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं? और पूर्ति की कीमत लोच को कैसे मेजर करते हैं? प्रतिशत विधि से कैसे करते हैं? ज्यामितिक से कैसे करते हैं? चाप से कैसे करते हैं? ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ज्यामितिक, बार बार बोल रहा हूं, ज्यामितिक ही इसमें एग्जाम में आती है, ठीक है। आप वो बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। बिंदु विधि जिसको कहते हैं, तीनों की तीनों सिचुएशन, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, कैसे कर्व बनेगा, कैसे क्या होता है, एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से देख करके आनी है। समतल खंड किसको कहते हैं, प्रारंभिक पूर्ति किसको कहते हैं, इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इश्यू आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।